हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेएआईबी समरी सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी जेएआईबी क्लास के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमारा मॉड्यूल बी चल रहा है पेपर 2 पीपीबी में, और हम क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अपनी सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर पाए यूनिट वाइज। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग मॉड्यूल बी की क्लास नंबर 23 कवर करेंगे और क्लास नंबर 23 में प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मास्टर डायरेक्शंस, जो प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग के लिए आरबीआई ने रिवाइज डायरेक्शंस को जारी किया है 2025 के लिए, उन्हीं पर आज हम लोग अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें एलिजिबल कैटेगरीज अंडर द प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी सेक्टर के तहत किन कैटेगरीज को एलिजिबल कैटेगरीज यानी PSL के तहत रखा गया है। तो यहां पर सबसे पहले एग्रीकल्चर आ जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आ जाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, हाउसिंग फाइनेंस आ जाता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप्स और अदर्स। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट हम बता दें, अगर आपको एग्रीकल्चर स्टार्टअप या MSME स्टार्टअप की बात की जाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग के तहत स्टार्टअप के लिए कितना फाइनेंस लिमिट बताई गई है? 50 करोड़। कितनी बताई गई है? 50 करोड़, 50 करोड़। ठीक है दोस्तों, अगर स्टार्टअप्स के लिए आपसे पूछा जाए, किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 50 करोड़, चाहे वो एग्रीकल्चर का स्टार्टअप हो, एग्रीकल्चर का हो, और चाहे फिर वो किसका हो दोस्तों, MSME का। ठीक है, स्टार्टअप के लिए जो PSL की लिमिट है वो है 50 करोड़। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये सभी कैटेगरीज हमारी प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग के तहत आती हैं। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, साथ में आ जाता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, फिर आ जाता है एजुकेशन, फिर आ जाता है हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप्स और अदर। ठीक है दोस्तों, नाउ अब अगर हम बात करें तो हमें क्या टारगेट दिया गया है। टारगेट में कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल प्रॉपर्टी सेक्टर टारगेट जो प्रोवाइड किया गया है वो डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए और उन फॉरेन बैंक्स के लिए जिनके पास 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। दूसरा, फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस, जिनके पास 20 से कम ब्रांचेस हैं। फिर आता है रीजनल रूरल बैंक्स और फिर आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो टोटल प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग टारगेट अगर हम देखें तो 40% ऑफ ANBC किसके लिए? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स विद मोर देन 20 ब्रांचेस। ठीक है, 40% ऑफ ANBC इनको टारगेट दिया गया है, और यही टारगेट 40% ऑफ ANBC किसके लिए है? फॉरेन बैंक्स जिनके पास 20 से कम ब्रांचेस हैं। ठीक है दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक का टारगेट यहां पे 75% ऑफ ANBC रखा गया है। कितना रखा गया? 75% ऑफ ANBC। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट रखा गया है 75% ऑफ ANBC। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है एक्सक्लूडेड RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट 75% ऑफ ANBC है। वहीं पे फॉरेन बैंक्स जिनके पास 20 से कम ब्रांचेस हैं उनका टारगेट 40% ऑफ ANBC है। और अगर हम डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और उन फॉरेन बैंक्स की बात करें जिनके पास 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, उनके लिए भी टारगेट 40% ऑफ ANBC रखा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। अब हम बात करेंगे सब टारगेट की। सब टारगेट में सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चर। क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर। और जो पहली कैटेगरी है डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, उनको एग्रीकल्चर में 18% ऑफ ANBC का टारगेट दिया गया है। फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेस हैं उनके लिए सब टारगेट डिस्क्राइब नहीं किया गया है। फिर आ जाता है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए टारगेट भी 18% ऑफ ANBC है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए भी हमारा टारगेट कितना है दोस्तों? 18% ऑफ ANBC। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 18% एग्रीकल्चर में जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद माइक्रो एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो 7.5% सबके लिए टारगेट है। बस फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेस हैं उनको छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए और फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं उनके लिए 7.5% का सब टारगेट है। और फिर रीजनल रूरल बैंक के लिए भी 7.5% का टारगेट है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 7.5% का टारगेट दिया गया है। फिर आता है एडवांस टू वीकर सेक्शन। यहां पे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, देखो
उनके लिए यहां पे 12% ऑफ एनबीसी का टारगेट है, बीकर सेक्शन को। आरआरबीस के लिए 15% का टारगेट है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 12% का टारगेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये टारगेट याद रखिएगा क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ अब एक और बैंक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। किसकी बात करेंगे? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इनका भी टारगेट रिवाइज करके 60% कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? 60% कर दिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा चेंजेस हुआ है प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग में 2025 में, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पार्ट 1 की बात करेंगे। और पार्ट 1 में क्या बताया गया है? पार्ट 1 में मॉनिटरिंग ऑफ पीएसएल टारगेट और नॉन अचीवमेंट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो आप प्रॉपर्टी सेक्टर टारगेट आपको असाइन किया गया है उसको आप अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले इसकी जो मॉनिटरिंग है वो क्वार्टरली बेसिस पे की जाएगी। कैसे की जाएगी? क्वार्टरली मॉनिटरिंग की जाएगी। कंप्लायंस विल बी असेस्ड एवरी कैलेंडर क्वार्टर, यानी जो भी आपने क्वार्टर में प्रॉपर्टी सेक्टर में लैंडिंग की है उसकी रिपोर्ट क्वार्टर के बाद आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा? बैंक मस्ट सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट विद इन 15 डेज। जैसे अगर मान लीजिए मैं अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर की बात करता हूं Q1 की, तो जैसे ही जून कंप्लीट होगा आपको 15 डेज के अंदर ये रिपोर्ट अपनी क्या करनी होगी? सबमिट करनी होगी। क्या करनी होगी? रिपोर्ट को क्या करना होगा दोस्तों? सबमिट करना होगा। क्या होगा? सबमिट करना होगा, है ना, सबमिट करना होगा। ठीक है, सो क्या लिखा है? बैंक मस्ट सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट विद इन 15 डेज एंड एनुअल रिपोर्ट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल पीरियड। ठीक है, जब क्वार्टर बंद होगा तो 15 डेज के अंदर, और एनुअल रिपोर्ट जैसे ही आपका एनुअल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा आपको 30 डेज के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, आरआरबी मस्ट सबमिट डेटा टू नाबार्ड। रीजनल रूरल बैंक्स को अपना डेटा किसको सबमिट करना होगा? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मस्ट फॉलो द आरबीआई 2024 मास्टर डायरेक्शंस ऑन सुपरवाइजरी रिटर्न। ठीक है, तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उन्हें रीजनल रूरल बैंक का सुपरवाइजरी जो डायरेक्शंस है, मास्टर डायरेक्शंस आया है, उसको फॉलो करना जरूरी है। अब आता है नॉन अचीवमेंट। अगर कोई बैंक अपना पीएसएल टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल यानी कितना प्रतिशत कम रह गया। जैसे मान लीजिए कोई बैंक एबीसी है, क्या है? एबीसी, और इसको 40% का पीएसएल टारगेट अचीव करना था। ठीक है, अब अगर मान लो एबीसी बैंक हमारा 36% टारगेट अचीव कर पाया तो शॉर्टफॉल कितना हुआ? शॉर्टफॉल कितना हुआ? शॉर्टफॉल हुआ 4% का। कितना हुआ? 4%। ठीक, तो इसी प्रकार अगर कोई भी बैंक अपना जो पीएसएल टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो शॉर्टफॉल कंट्रीब्यूशन पे क्या कंडीशन होगी? सबसे पहले बैंक एक्सक्लूडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस, इनको छोड़ दिया जाए। तो बैंक्स फॉलिंग शॉर्ट ऑफ पीएसएल टारगेट मस्ट कंट्रीब्यूट टू आरआईडीएफ, एनएचबी, सिडबी, मुद्रा फंड एस डायरेक्टेड बाय आरबीआई। इस समय जितना भी टारगेट शॉर्ट होगा, ये जैसे 4% का टारगेट शॉर्ट हुआ तो जो भी 4% की वैल्यू मनी वैल्यू आएगी वो पैसा किसको जाएगा? वो इनमें से किसी के पास जाएगा और ये डिसाइड कौन करेगा? आरबीआई। वर्तमान समय में ये आरआईडीएफ के पास पैसा जा रहा है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज अ सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। किसकी? नाबार्ड की, मतलब नाबार्ड का फंड है, सब्सिडरी नहीं, सॉरी, नाबार्ड का फंड है। दो प्रकार के फंड होते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, है ना, एलटीआईएफ। ठीक, तो आरआईडीएफ को जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कितना शॉर्टफॉल है? जैसे अगर 5%, 0 से 5% अगर शॉर्टफॉल है, 0 से 5% शॉर्टफॉल है तो इनको जब ये बैंक अपना पैसा आरआईडीएफ को देंगे तो इनको कितना ब्याज मिलेगा? इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। कितना मिलेगा? जितना भी बैंक रेट है उसमें से 2% को माइनस करके जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अगर 5% से 10% का शॉर्टफॉल है तो जितना भी बैंक रेट है उसमें 3% को माइनस कर दो, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो पे किया जाएगा। और अगर 10% से ऊपर का शॉर्टफॉल है
तो जितना भी बैंक रेट है उसमें से 4% माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से क्या है, पेनल्टी है। ये क्या है, पेनल्टी है। लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर ये बैंक मार्केट में लोन देते तो इनको शायद थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, लेकिन इन्होंने अपना चूंकि टारगेट अचीव नहीं कर पाया, इस वजह से इनको लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और ये फंड किसको जाएगा? अभी आरआईडीएफ को, ये एनएचबी को भी जा सकता है, सिडबी को भी जा सकता है, मुद्रा को भी, बट ये डिसाइड कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो पैरा 2 पार्ट 2 में क्या बताएगा? कॉमन गाइडलाइंस फॉर पीएसएल लोन। अब जो पीएसएल लोन प्रोवाइड करना है बैंकों को, उसके लिए भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। तो जर्नल रूल फॉर पीएसएल लोन क्या बताया गया? सबसे पहले जो जर्नल रूल्स हैं वो 3 रूल हैं। इंटरेस्ट रेट मस्ट अलाइन विद द आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस डायरेक्शंस 2016 एज अमेंडेड। ठीक, तो जो आरबीआई ने एडवांसेस डायरेक्शन 2016 प्रोवाइड की थी, उसमें जो भी अमेंडमेंट होगा उसके अनुसार आरबीआई जो भी डिसाइड करेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको डिसाइड करना होगा पीएसएल लोन के ऊपर। पहले क्या होता था कि अगर किसी बोरोवर को 25,000 रुपए तक का पीएसएल लोन प्रोवाइड किया जाता था तो उस पे बैंकों को कोई भी चार्जेस नहीं लेने होते थे। आरबीआई ने कहा था कि कोई भी चार्जेस, जो लोन फाइनेंस करते समय चार्जेस बैंक लेता है, विदाउट चार्जेस, है ना, 25,000 तक के लोन पे कोई भी चार्जेस लिव्ड नहीं होंगे, है ना, बैंक के। अब उस लिमिट को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? नो लोन रिलेटेड सर्विस इंस्पेक्शन चार्जेस फॉर पीएसएल लोन अप टू 50,000, 25,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, द 50,000 लिमिट अप्लाइज पर मेंबर, नॉट द एंटायर ग्रुप। तो ये जो 50,000 की लिमिट है जिसपे आपको मतलब कोई चार्जेस नहीं देने, ये पर मेंबर के हिसाब से, ना कि एंटायर ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, फिर आ जाता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब भाई जो भी आपके पास या तो एप्लीकेशन आ रही होंगी बैंकों के पास, है ना, तो आप उनको या तो अप्रूव कर रहे होंगे या रिजेक्ट कर रहे होंगे। तो क्या रीजन है रिजेक्ट करने का? अगर आपने अप्रूव नहीं किया तो हर एक पीएसएल के रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन आएगी उसका हर एक ईच एंड एवरी रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो वही इन्होंने कहा है कि लोन एप्लीकेशन जितनी भी आएंगी, रिसिप्ट्स होंगी, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। जो भी लोन आपने सैंक्शन किए, रिजेक्ट किए, उनका रीजन के साथ आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और जो भी लोन आपने डिसबर्समेंट किया है उसकी भी डिटेल आपको रीजन के साथ रिकॉर्ड करना होगा। चौथा अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, जो भी एप्लीकेंट होगा जिसने एप्लीकेशन दी होगी उसको आप रिटन एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेंगे लोन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। और ये कितने टाइम पीरियड के अंदर एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, आपका जो बैंक का बोर्ड है वो जरूर इस टाइम लिमिट को सेट करे एप्लीकेशन डिसीजन के ऊपर कि कितने दिन के अंदर आप उनको रिवर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उनको अवेयरनेस रहे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या की चेंजेस हुए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025? क्या क्या की चेंजेस हुए हैं? सबसे पहले हाउसिंग लोन की हम बात करते हैं। पहले हाउसिंग लोन सिर्फ 2 कैटेगरी में दिया जाता था, मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सेंटर्स, है ना, 35 लाख 25 लाख ऐसा था। बट अब इसको रिमूव करके 3 कैटेगरी कर दी गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है 50 लाख रुपए का लोन। उन शहरों में जहां पे पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, जहां पे पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है वहां हाउसिंग फाइनेंस 50 लाख रुपए तक का लोन किया जाएगा। ठीक, अगर किसी शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख है, कितनी है दोस्तों? 10 लाख से 50 लाख है, तो वहां 45 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा पीएसएल के तहत। और जिन शहरों में 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है वहां 35 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा पीएसएल के तहत। ठीक, तो पीएसएल के तहत हाउसिंग लोन लिमिट 50 लाख, 45 लाख, 35 लाख। 50 लाख अब 50 लाख, 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, 10 से 50 लाख की पॉपुलेशन के लिए 45 लाख और 10 लाख से कम की पॉपुलेशन के लिए 35 लाख का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है एजुकेशन। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में पढ़ने के लिए या विदेश में पढ़ने के लिए लोन अप्लाई करता है तो किस लिमिट तक का अमाउंट प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग में काउंट होगा? पहले इसकी लिमिट 20 लाख रुपए थी और अब इस लिमिट को बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया है। सो लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग ₹25 लाख। ठीक है, तो will be considered as eligible for प्रॉपर्टी सेक्टर lending और प्रॉपर्टी सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो पहले जो लिमिट 20 लाख थी एजुकेशन लोन की उसको बढ़ा के अब 25 लाख कर दिया गया है।
इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा रिन्यूएबल एनर्जी लोन। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर आप बिजनेस या पब्लिक यूटिलिटीज के लिए लोन लेते हैं तो पर बोरोवर 35 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए लोन लेते हैं तो आपको पर बोरोवर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इंडिविजुअल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले ये लिमिट 30 करोड़ थी, इसको बढ़ा के 35 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 30 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। नाउ अब देखिए क्या है पीएसएल टारगेट फॉर बैंक। सबसे पहले जो बैंक तो हम कर ही चुके हैं, हमारा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसको रिवाइज कर दिया गया है और इनको जो टोटल टारगेट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 60% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, 60% ऑफ एएनबीसी टारगेट प्रोवाइड कर दिया गया है। यानी इनका टारगेट भी पहले 75% तक जा रहा था, बट उसको अब रिवाइज करके इनको 60% ऑफ एएनबीसी का टारगेट दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नाउ अब ऑन लेंडिंग टू एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सो एनबीएफसी एमएफआई एंड अदर एमएफआई एलिजिबल अंडर पीएसएल। देखो सबसे पहला टारगेट क्या है, बैंक जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को हटा दिया जाए। अगर बैंक्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, अगर उनको लोन प्रोवाइड करता है ना, तो रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, इसको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं एनबीएफसी एमएफआई को विद ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, है ना, इज लेसर देन 500 करोड़, ठीक है दोस्तों, तो प्रोवाइड कर सकते हैं। और कैप क्या होगी, 10% ऑफ बैंक प्रीवियस ईयर पीएसएल पोर्टफोलियो, 10% का कैप होगा प्रीवियस ईयर जो भी इनका पीएसएल पोर्टफोलियो होगा उसका 10%, ठीक है। नाउ अब देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बैंक लोन टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज पर लिमिट प्रिस्क्राइब बिलो फॉर एलिजिबल फॉर प्रोटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्राइटेरिया क्या है, अगर लोन अप टू लिमिट 8 करोड़ पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट, वाटर इंप्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल, इन सब के लिए अगर आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो 8 करोड़ रुपए पर बोरोवर एलिजिबल होगा पीएसएल के तहत। और लोन अप टू अ लिमिट ऑफ 12 करोड़ पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टीयर 2 टू टीयर 6 सेंटर्स, ठीक है। तो 8 करोड़ और 12 करोड़ का क्राइटेरिया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। अब ऑन लैंडिंग टू एनबीएफसीज, अगर हम ऑन लैंडिंग एनबीएफसीज की बात करें एमएफआई को छोड़ के, क्योंकि एमएफआई को डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, सो एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो लोन अप टू 10 लाख पर बोरोवर प्रोवाइड किया जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो लोन अप टू 20 लाख पर बोरोवर प्रोवाइड किया जाएगा। और कैप क्या होगा, प्रीवियस ईयर का जो पीएसएल पोर्टफोलियो का 5%, ठीक है दोस्तों। नाउ ऑन लेंडिंग टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी लेंडिंग किया जाता है पीएसएल के तहत, तो लोन लिमिट होगी 20 लाख पर बोरोवर फॉर हाउसिंग रिलेटेड पर्पस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो रिवाइज टारगेट है पीएसएल का, जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और प्रीवियस वाले से कंपेयर कर लीजिएगा, तो आपको प्रीवियस भी याद रहेगा और नया वाला भी। इससे क्या होगा, अगर आपसे प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप प्रीवियस के अनुसार आंसर दे पाएंगे, और अगर 1 अप्रैल 2025 से जारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो ये गाइडलाइंस आपके लिए हेल्प करेंगी। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप जेएआईबी नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे जेएआईबी महापैक के साथ। यहां पे आपके चारों इंपॉर्टेंट कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं, आपके बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाए। 15 प्लस फाउंडेशन एमसीक्यू बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक 3999, 2 ईयर महापैक 5999 और 6 मंथ महापैक 2799 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक ऑफर है, यदि आप कूपन कोड JAIIB 200 JAIIB 200 अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, क्या करते हैं, कूपन कोड यूज करते हैं, कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 200 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए ही आपको मिला है,
ठीक है दोस्तों, तो इस ऑफर का भी आप फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे JAIB फाउंडेशन बैच के थ्रू जुड़कर अपने फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं और हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। सो नवंबर 2025 एग्जाम को टारगेट करेगा, 1999 रुपए में ये बैच आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, AFM, RBWM, PPB और IEIFS, तो इसको भी लिस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे कोर्सेज को JAIB और CAIB के कोर्सेज को आप अपने कलीग, जूनियर या सीनियर को रेफर करते हैं और बताते हैं कि आप यहां से पढ़ सकते हैं, अगर वो पढ़ते हैं, ठीक है, वो परचेस करते हैं हमारे कोर्सेज को, तो जितने का भी वो रेफरल के थ्रू परचेस करेंगे उसका 10% आपके PW वॉलेट में आपको आएगा। आप इस 10% अमाउंट का यूज कर सकते हैं किसमें, PW कोर्सेज में, या UPI के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और सेट ऑफ 4 बुक्स, JAIB बैंकर्स इज सेट ऑफ 4 बुक्स आप हमारी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट बुक्स हैं। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन के साथ आपको ये कोर्सेस, ये बुक्स आपको मिल जाएंगी 1224 रुपए में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। ठीक है दोस्तों, सो JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है, थैंक यू ऑल।